हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू CUT बाय अड्डा 24/7। सो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी 2024 की तैयारी? ओके बच्चा, तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले इंडियन इकोनॉमी 9 to 52 1990 का ड्यूरेशन, यानी जब इंडिया से ब्रिटिशर्स चले गए थे उस टाइम इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन किस तरह से थी इन 4 डिकेड्स में, उसको हम लोग बात करेंगे बेटा, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, यानी इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी ये हमने देखी। तो उस जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेटा चैप्टर है, उसके 3 to 4 वीडियोस बने हुए हैं। आप उनको इजीली जाके एक्सेस कर सकते हो, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, आप इजीली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या चैट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 का ड्यूरेशन। ओके, सो इस टाइम इंडिया जो था ब्रिटिश से क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया था, आजाद हो गया था। वहीं इंडिया जब ब्रिटेन से आजाद हो रहा था उस टाइम हमने एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट खो दिया जिसको हम लोग अब पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, यानी इंडिया के टुकड़े हो गए थे बेटा। तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि भाई डेवलपमेंट करना है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किस तरह से छोड़ के गए थे, एकदम स्टेगनेंट इकोनॉमी छोड़ के गए थे, पूरी तरह से डूबी हुई इकोनॉमी थी बेटा। फॉरेन ट्रेड हमारा खत्म हो चुका था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नाम की कुछ इंडस्ट्रीज थी वो भी ज्यादातर जो इंडियंस थे उन्होंने ही लगा रखी थी, ब्रिटिशर्स ने तो सारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी थी। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो था वो ना के बराबर था, हम लोग एग्रीकल्चर फूड के लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंड होने लगे। अब हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने, हमारी गवर्नमेंट के सामने सबसे पहला टास्क था कि भाई हम लोग कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें जिससे हमारे इंडिया का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, यानी हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो सके इंडिया के अकॉर्डिंग, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग इतनी रीजनल वेरिएशंस है। तो किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जो कि हमारे इंडिया के लिए सुटेबल है, यही डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि उस टाइम के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बेटा, उनका यह पक्ष था कि हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न पे काम करें, जो कि पूरा का पूरा किसके अंडर में, किसके कंट्रोल में आ जाए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। यानी जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, चीजें कैसे डिसाइड होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट करेगी। वहीं कुछ जो हमारी गवर्नमेंट के कुछ जो मेंबर्स थे वो ये चाहते थे कि नहीं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ ना कुछ जो है वो कमियां देखने को मिली है, इसलिए हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चले जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा का पूरा कंट्रोल जो होगा मार्केट फोर्स पे होगा, यानी डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे होगा। बट कहीं ना कहीं इस पे डिबेट चल रही थी और फिर फाइनली इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम लेके आई, यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के ही फंक्शंस जिसमें हो, जो दोनों की ही कमियों को पूरा करे, वो कौन सा सिस्टम हो गया? मिक्स्ड सिस्टम हो गया। और मिक्स सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात कही। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाता है बेटा। सो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अरेंजमेंट बाय द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी आर सॉल्व। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस, है ना? ये तीन ही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेटा। अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, यही गवर्नमेंट और हमारे लोगों के लिए एक सबसे बड़ा टास्क था। और इसी टास्क को जिसमें पूरा किया जाता है वो सिस्टम क्या हो गया? इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। अगर गवर्नमेंट इन सारे टास्क को पूरा करती है, सॉल्व करती है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। और अगर पूरा का पूरा ये जो इकोनॉमिक टास्क है, ये जो प्रॉब्लम्स है, मार्केट फोर्स पूरी करती है, तो क्या हो जाएगा? कैपिटलिस्ट सिस्टम हो जाएगा। और दोनों मिलकर इन टास्क को पूरा करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पूरा करती है, तो बेटा ये वाला सिस्टम हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी का। ओके, अब हम लोग एक एक करके इन इकोनॉमी के बारे में समझते हैं कि कौन सी इकोनॉमी क्या बताती है। सबसे पहले बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बताती है बेटा? ऑलरेडी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू कर चुके हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें क्या बताएगी। ओके, सो स्टूडेंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें क्या बताती है? पूरा का पूरा कंट्रोल किसके अंडर में होगा? पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा
वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंडर में होगा। यानी जो ओनरशिप होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, ये सब किसके अंडर में होता है? प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होगा स्टूडेंट। ओके, सो अब तक हमने देखा कि सारा का सारा कंट्रोल किसके हैंड में होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये सब डिसाइड कौन करता है? मार्केट करता है। मार्केट का मतलब है कि बेटा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या होगा? डिसाइड होगा। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या होता है? डिसाइड होता है कि भाई क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है। ओके, अब जो प्रोडक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा? प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में ही सोचता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है इस इकोनॉमी में वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है। इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हॉम टू प्रोड्यूस, जो है बेटा ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करता है? मार्केट फोर्स के बेसिस पे होती है, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि भाई क्या प्रोडक्शन करना है। आपने 11th में बेटा माइक्रो इकोनॉमी में जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमी पढ़ा होगा तो उस टाइम आपने देखा होगा कि भाई स्कैरसिटी सारी प्रॉब्लम की जड़ है। स्कैरसिटी की वजह से इकोनॉमी में तीन बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम्स है ये अगर हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखें तो किस तरह से सॉल्व होगी? जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा वही डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्शन करना है। अच्छा, वो डिसाइड कैसे करता है कि क्या प्रोडक्शन करना है? लोगों की डिमांड पे वो डिसाइड करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, जैसे मान लो कि कार की डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई भी किसी की होगी? कार की होगी। अगर साइकिल की डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी किसकी होगी? यहाँ पे साइकिल की ही होगी, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे वो फॉरेन मार्केट में हो स्टूडेंट। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में होती है टेक्निक्स बेटा, कि किस टेक्निक का यूज करें, कि हम लोग कैपिटलिस्ट टेक्निक का यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा जिस टेक्निक से उसको कॉस्ट कवरेज मिलती है, यानी कि भाई बहुत ही कम पैसे में बहुत ही कम कॉस्ट में जिससे बेनिफिट मिल जाए उसी को वो क्या करती है बेटा? उसी को ही वो यूज करती है। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करके उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसको कम कॉस्ट लगती है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करता है। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके बहुत ही कम पैसों में वो प्रोडक्शन कर सकता है तो वो उसका यूज करेगा, है ना स्टूडेंट। तो हाउ टू प्रोड्यूस किस तरह से करता है ये हमने देखा। होम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए प्रोडक्शन करना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किस किस को होगा। तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स की डिमांड जिन्होंने करी होगी, अब जिन्होंने डिमांड करी होगी उनकी परचेजिंग पावर भी होगी बेटा। तो इन गुड्स को कौन कौन खरीद सकता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होगा? परचेजिंग पावर के बेसिस पे होगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं किसी कार को खरीद सकती हूँ, है ना, मेरी परचेजिंग पावर है, तो भाई मुझे क्या हो जाएगा? गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, मुझे कार मिल जाएगी। अगर मेरी परचेजिंग पावर नहीं है तो बेटा मुझे कार नहीं दी जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्या होता है होम टू प्रोडक्शन में, भाई गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड but on the basis of their income or purchasing power. These mean a sick person will be able to get medicine only when he can afford to buy it or even if they are अर्जेंसी। ठीक है, कि भाई एक जो बीमार इंसान है वो कब अपनी मेडिसिन खरीद सकता है? जब उसके पॉकेट में पैसा होगा। अगर उसकी पॉकेट में पैसा नहीं है और वो बीमार है तो भाई वो मेडिसिन नहीं खरीद सकता बेटा। ये जो पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो किस में देखने को मिलती है? हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलती है। परचेजिंग पावर है हमारे पास तभी हम लोग चीजों को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है बेटा सोशलिस्ट सिस्टम है। कैपिटलिस्ट सिस्टम से जस्ट अपोजिट सिस्टम हमारा सोशलिस्ट सिस्टम है बेटा। सोशलिस्ट सिस्टम हमें क्या बताता है कि भाई इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सब सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। जो प्रोडक्शन है उसमें ऑनरशिप हो गया, ऑपरेशन हो गया और कंट्रोल हो गया, सबका सब किसका होता है? गवर्नमेंट का ही होगा बेटा। ठीक है,
सेंट्रल प्रॉब्लम जो होगी इकोनॉमी की वो कंट्रोल और सॉल्व करने का काम भी कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी। अब अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस में, भाई किन चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए ये सब डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। किसके बेसिस पे करेगी, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे करती है क्या, नहीं मैम। लोगों को एक्चुअल में किन चीजों को जरूरत है, यानी सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के पास सारे गुड्स जाने चाहिए, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए बेटा। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ द सोसाइटी। भाई एक्चुअल में सोसाइटी को किस चीज की नीड है, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि भाई क्या प्रोडक्शन होगा। हाउ टू प्रोडक्शन में भाई कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। अगर गवर्नमेंट को ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी। वही गवर्नमेंट चाहती है कि लोग टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी के साथ भी चले, मॉडर्नाइजेशन के साथ चले, तो साथ में वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट जो टेक्निक्स है उनका भी यूज कर सकती है। हाउ टू प्रोड्यूस में, होम टू प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा बेटा, किसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिनको जरूरत होगी। सोशल वेलफेयर को देखते हुए बेटा जिन सब लोगों को जरूरत होती है उन सबको प्रोडक्ट्स को क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज द सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड और परचेज। ठीक है, कि भाई जिन लोगों को जरूरत है, जैसे मेडिसिन की सिक लोगों को जरूरत है ना, जो बीमार हो गए हैं, जिनको मेडिसिन की जरूरत है, अगर उनके पास पैसा नहीं है फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मेडिसिन अवेलेबल करवाती है। यानी लोगों की नीड को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए क्या करा जाता है, गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। परचेजिंग पावर के बेसिस पे नहीं होता है, सोशल वेलफेयर के बेसिस पे होता है बेटा। अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू द सिटीजन हु नीड इट। जैसे एक सोशलिस्ट नेशन जो होता है वो अपने सिटीजन्स को फ्री हेल्थ फैसिलिटी देता है, फ्री अगर हम बात करें एजुकेशन देता है बेटा। तो ये सब किसका हमें देखने को मिलता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ओके, बट इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिली थी बेटा। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में बेटा दोनों का ही मिक्सचर होता है, यानी कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों ही इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू सिस्टम एट विच द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉट देयर रिस्पेक्टिव रोल फॉर सॉल्विंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की उसको सॉल्व करने की कोशिश कौन करते हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिलकर करते हैं बेटा। कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हाथ में हाथ डाल के इन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है कि जिन चीजों में प्राइवेट सेक्टर, जिन लोगों को प्राइवेट सेक्टर गुड्स अवेलेबल नहीं करा सकता, वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स को अवेलेबल कराती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने प्राइवेट स्कूल भी देखे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखे होंगे, है ना। अब आपने देखा होगा कि भाई प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है ना। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी परचेजिंग पावर है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। बट जिनके बच्चों के पास, जिनके घर जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि एजुकेशन को इतनी महंगी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबको पढ़ाने का जिम्मा किसने ले रखा है, गवर्नमेंट ने ले रखा है। तो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जो है बच्चे जाते हैं, वहां एडमिशन लेते हैं और अच्छे से एजुकेशन पाते हैं। वहीं आप हॉस्पिटल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलते हैं, वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलते हैं बेटा। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के। द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom to produce. These private sector provide whether goods and services can be produced well. Government provide essential goods and services which a market fail to do it. ठीक है, जहां पे मार्केट जो है फेल हो जाता है भाई प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाने के लिए, वहां पे कौन अवेलेबल करवाता है प्रोडक्ट्स को, वहां पे करवाती है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, गवर्नमेंट उनको अवेलेबल करवाती है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप हॉस्पिटल्स और बेटा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ले सकते हो, ये बेस्ट एग्जांपल्स है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, साथ में हमने देखा है कि जब एक तरह से इनका इंट्रोडक्शन ही देखा है बेटा,
कि इंडिया से जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले गए थे तो इंडिया ने किस तरह से कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, इसके बारे में समझा। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करना जरूरी है, और साथ में हम लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी समझेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई आपके बोर्ड्स साथ में आपकी CUET 2024 दोनों ही क्लियर हो बेटा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बेटा जाना है आपको, इसके लिए आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है बेटा अड्डा 247। गूगल पे आप जाओगे और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है अड्डा 247। जैसे ही आपने अड्डा 247 सर्च किया तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो हमारी साइट है उस पे जाना है बेटा अड्डा 247 की, ये ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट पे जाके आपको जाना है स्टूडेंट ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज पे जाके आपको जाना है अंडर ग्रेड एग्जाम में, अंडर ग्रेड एग्जाम में जाके आपको जाना है CUET पे। अगर आप कॉमर्स से हो तो आपको कॉमर्स सेलेक्ट करना है, अगर आप आर्ट्स से हो तो आपको आर्ट्स सेलेक्ट करना है बेटा, दोनों में ही इकोनॉमिक्स आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है कि अभी जो लेटेस्ट बैच है जो कि 17 जुलाई से स्टार्ट होगा बेटा, दैट इज समर्थ बैच। CUET 2024 समर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको क्या मिलेगी, 500 आवर्स की 2 इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको बुक्स मिलेंगी बेटा। इसके अलावा 12 फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी, प्लस 8000 क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपके तीनों ही सेक्शंस यहाँ पे करवाए जाएंगे। लैंग्वेज सेक्शन कंप्लीट करवाया जाएगा, एज वेल एज बेटा आपका डोमेन सब्जेक्ट में आपको, अगर आप कॉमर्स से हो तो इको, अकाउंट्स, BST के साथ साथ मैथ्स भी मिलेगा, एंड साथ में आपका जो GT का सेक्शन है वो भी कंप्लीट करवाया जाएगा। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब इसको अगर इनरोल होना चाहते हो आप, तो आपको कहाँ जाना है, व्यू ऑफर में जाना है, और यहाँ पे बेटा ये जो देखो यहाँ पे 15% का आपको कूपन कोड दिया है, इसको रिमूव करना है। आपको कूपन कोड लगाना है बेटा Y490। आपको कूपन कोड कौन सा अप्लाई करना है, Y490। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 17% के ऑफ के साथ आप इनरोल हो जाओगे इस बैच में। बहुत ही लिमिटेड सीट है, फिर मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं है। स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े रहो, हर एक चीज भाई आपको TPP मिलेगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे बेटा, हर किसी का मतलब हर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, चाहे आप बोर्ड्स में हो, चाहे आप CUET या फिर दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हो, सब कुछ मिलने वाला है बेटा समर्थ बैच में। तो अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो कोड यूज करना ना भूले Y490। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू ऑल। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाफट से CUET अड्डा 247 को सब्सक्राइब करके अपनी ड्रीम कॉलेजेस का जो सपना है उसको पक्का कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू, बाय बच्चा पार्ट।